Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about an important topic that is Kelvin cycle. अगर हम Kelvin cycle की बात करेंगे, Kelvin cycle is commonly known as C3 cycle. इसको हम commonly जो नाम देते हैं that is C3 cycle. अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी शुड नो दैट इसको स्टडी जो करा था वो तीन साइंटिस्ट थे. एक का नाम था कैल्विन के साथ जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था बेंसन, और साथ में एक और नाम था जिसका नाम था बेशम. यानी दीज वर द थ्री साइंटिस्ट्स जिन्होंने कैल्विन साइकिल को स्टडी करा था. एंड किनके ऊपर स्टडी करी थी? वो ग्रीन एल्गी थी. एंड ग्रीन एल्गी एक का नाम था क्लोरेला एंड दूसरे का नाम था सेनिडेस्मस. दूसरे का नाम जो था दैट इज सेनिडेस्मस. द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कैल्विन साइकिल को स्टडी करा था कैल्विन ने, बेंसन ने और बीशम ने. एंड उन्होंने स्टडी करा था ऑन ए ग्रीन एल्गी जिसका नाम था क्लोरेला एंड दूसरा जो था दैट इज सेनिडेस्मस. अगर हम बात करेंगे, हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जैसे हमारे पास C3 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं. बट जो भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो C3 साइकिल होता है ये हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट में प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज यूनिवर्सल पाथवे. यानी इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पाथवे कहते हैं. क्यों कहते हैं यूनिवर्सल पाथवे? क्योंकि ये हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट में प्रेजेंट होता है. अगर हम डायरेक्टली देखेंगे, मैकेनिज्म के ऊपर आएंगे, तो हमारे पास कैल्विन साइकिल में मेनली तीन प्रोसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन. यानी सबसे पहली प्रोसेस जो कैल्विन साइकिल में होती है दैट इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है दैट इज रिडक्शन. एंड रिडक्शन के बाद जो तीसरी प्रोसेस होती है दैट इज रीजनरेशन. दीज आर द थ्री मेन processes, these are the three main reactions जो कि होती हैं. एक को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. अगर हम डायरेक्टली मैकेनिज्म के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास एक 5 कार्बोनेट शुगर होता है जिसको हम कहते हैं RUBP, दैट्स राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. कितने कार्बन इसके पास होते हैं? दैट इज 5 कार्बन. एंड जब इसको हम एक और कार्बन देते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी when it gets the carbon dioxide from the atmosphere, तो इसके पास 5 अपने कार्बन थे एंड एक कार्बन हमने ऐड किया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिसे हम कहते हैं 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रूबिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट. यानी when RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है. एक कार्बन को हमने ऐड किया, कितने कार्बन हो गई? 6 कार्बन हो गई. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए मॉलिक्यूल दैट इज 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रूबिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट. ये वाला जो हमारे पास होता है ये 6 कार्बोनेट होता है. ये अनस्टेबल होता है. क्या होता है? अनस्टेबल होता है. एंड ये कीटो एसिड होता है. उसके बाद हम इस 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रूबिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट को वाटर देके ब्रेक करते हैं. यानी इसको हम H2 देके क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं. या जिसे हम कह सकते हैं इसको हम वाटर देके सिपलेट करते हैं. एंड जब हम इसको वाटर देंगे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA यानी फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, या इसको हम 3PGA भी कह सकते हैं, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स बने, तो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए. अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म के ऊपर देखेंगे, हमारे पास जो RUBP होता है ये 5 कार्बोनेट होता है. इसके पास कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं. दीज आर द 5 कार्बन्स. यानी कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ. इसको हमने एटमॉस्फेयर से एक कार्बन को ऐड किया, मगर वो कार्बन जुड़ेगा किस पे? कार्बन नंबर 2 पे. एंड यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन 5, कार्बन 6. नहीं, ये 5 कार्बन है फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड यहां पे एक कार्बन जो कि हमने एटमॉस्फेयर से लिया था वो जुड़ जाएगा। तो इसको हम वाटर दे के ब्रेक करते हैं, इसको हम वाटर दे के ब्रेक क्या करते हैं, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इट विल कम आउट एज 4, इट विल कम आउट एज 5, इट विल कम आउट एज 6। तो इसको हम वाटर दे के ब्रेक करते हैं यहां से, तो ये बनते हैं ये वाले 3 और ये वाले 3, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। एंड यहां पे भी इसके पास 3 कार्बन्स हैं, ये भी 3 कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के बाद हम इसकी पहले फॉस्फोराइलेशन कराएंगे, यानी इसको हम 2 ATP देंगे, ठीक है। यहां से जब 2 ATP यूज होंगे तो क्या निकलेंगे, 2 ADP, क्या देंगे, 2 ADP। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो इसको 2 ATP देके हमें जो यहां पे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 bis फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसके बाद इस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 bis फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को हम रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे, बाय गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, एंड यहां से जब NADPH यानी निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजनेस को यूज करके यहां से निकलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP पॉजिटिव, क्या निकलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP पॉजिटिव। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH देके यहां पे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। एंड ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, इसके पास भी 3 कार्बन होते हैं, एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल्स के पास 6 कार्बन। इस 1,3 bis फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के पास भी 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी 6 कार्बन होंगे। तो यहां पे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अब यहां से 5 कार्बन्स जो होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, 5 कार्बन्स क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। एंड इस रीजनरेशन में भी हमें एक ATP लगता है, क्या लगता है, एक ATP लगता है। तो एक ATP दे के यहां से एक ADP निकलेगा और यहां से एक कार्बन बाहर निकलेगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास था RUBP राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट, इसको हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया, 5 कार्बन इसके पास से एक कार्बन हमने ऐड किया बाय एन एंजाइम नोन एज रूबिस्को, यानी इस कार्बन को ऐड करता है जो एंजाइम उस वक्त पे ये काम करता है, दैट इज रूबिस्को, दैट इज राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। बाय द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्ट इनटू 6 कार्बोनेट अनस्टेबल कीटो एसिड, जिसका नाम है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रूबिटॉल 1,5 बिस्फॉस्फेट। उसको हम वाटर देके ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, जैसे मैंने यहां पे दिखाया, हमारे पास 5 कार्बोनेट RUBP था, 5 कार्बोनेट RUBP था। इसको हमने एक कार्बन ऐड किया, किस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2 पे, जिसकी वजह से फिर वाटर देके हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया, और यहां पे बनते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid, 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid। बट आपको पता है पहले यहां से ये कन्वर्ट डायरेक्टली यहां पे 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid नहीं बनता है, पहले ये किस में कन्वर्ट होता है, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रूबिटॉल 1,5 बिस्फॉस्फेट, एंड उसके बाद वाटर देके हम इसको ब्रेक करते हैं इनटू 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेबल product of C3 cycle. This is the first stable product of Calvin cycle, and that is the reason we call it as C3 cycle। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे हमारे पास जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल है दैट इज 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, एंड इसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज C3 साइकिल। ये बात भी हो गई। एंड उसके बाद सबसे पहले हम फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, यानी 2 ATP देके यहां पे बनते हैं 2 molecules of 1,3 बिस्फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। फिर 2 NADPH देके यानी निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट देके इसकी रिडक्शन हम कराते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था इसके पास सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना और वाटर देके ब्रेक करना, इस सारे स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। एंड कार्बोक्सिलेशन इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल, एंड इसमें ना कोई ATP यूज होता है, ना इसमें कोई NADPH यूज होता है, इसमें खाली यूज क्या होता है, एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, एंड साथ साथ में इसमें यूज क्या होता है, वाटर यूज
होता है। फिर जाके हम यहां पे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। हम यहां पे पहले फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, फॉस्फोराइलेशन के बाद हम यहां पे NADPH+H देके यहां पे रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन के बाद यहां पे बनते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स। क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, जिसको हम एक और नाम कहते हैं दैट इज ट्राइओस फॉस्फेट। क्या नाम कहते हैं? जिसको हम एक और नाम कहते हैं दैट इज ट्राइओस फॉस्फेट। एंड उसके बाद यहां से एक कार्बन बाहर निकलता है, क्योंकि यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, कितने कार्बन? 3 कार्बन एक मॉलिक्यूल के पास, तो 2 मॉलिक्यूल के पास 6 कार्बन, एक बाहर निकलता है, तो कितने रहे? 5 कार्बन। वो 5 कार्बन रीजनरेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, और इस रीजनरेशन प्रोसेस में हमें एक एटीपी लगता है। तो मुझे बताओ, एक केल्विन साइकिल होने से कितने कार्बन बाहर निकलते हैं? एक कार्बन बाहर निकलते हैं। मगर आपको क्या बनाना है? हमें बनाना है ग्लूकोज। क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है? हमें ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। एक केल्विन साइकिल से कितने कार्बन निकलते हैं? एक कार्बन निकलते हैं। तो मुझे बताओ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी बार हमें केल्विन साइकिल करना होगा? तो इसका आंसर डायरेक्टली आएगा। एंड यहां पे आप लोगों को पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज यानी फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड किसकी फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। स्टोर किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। एंड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? उसे हम कहते हैं सक्रोज। क्या कहते हैं? सक्रोज। यानी फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। एंड इस ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एक केल्विन साइकिल से कितने कार्बन निकलते हैं? एक कार्बन निकलता है। तो मुझे बताओ, एक कार्बन को फिक्स करने में कितने एटीपी लगते हैं? 2 एटीपी यहां पे लगे, एक एटीपी यहां पे लगे, यानी 3 एटीपी लगते हैं, राइट। एंड कितने एटीपी NADPH लगते हैं? यानी यहां पे लगते हैं प्लस 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव, ठीक लगते हैं। तो मुझे बताओ, ये एक केल्विन साइकिल से निकलता है। मुझे बताओ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितनी बार केल्विन साइकिल करना है? 6 बार करना है, 6 कार्बन निकालने के लिए। तो 6 कार्बन के लिए हमें अगर एक के लिए 3 लगते हैं, तो 6 के लिए कितने लगेंगे? 18 एटीपी लगेंगे, ओबवियस सी बात है। एंड NADPH कितने लगेंगे? एक के लिए 2 लगेंगे, तो 6 के लिए कितने लगेंगे? 12 NADPH प्लस H। रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी लगते हैं। डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन आएगा 18। एक के लिए 3 एटीपी लगते हैं एक कार्बन फिक्स करने के लिए, बट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिसके पास 6 कार्बन होते हैं 18 एटीपी लगते हैं, 12 NADPH लगते हैं। तो यहां पे आप लोग ये बात भी देख सकते हैं, इन 18 एटीपीज में रिडक्शन में लगेंगे 12 एटीपी, रीजनरेशन में लगेंगे 6 एटीपी, एंड ये 12 NADPH ये भी रिडक्शन पे ही लगते हैं। हो गई एक बात। अब यहां से हम इस तरह से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहला एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन होता है? दैट इज RUBP, दैट इज राइबोलोस 1,5-bisphosphate इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व्ड दैट इज Rubisco, which stands for ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase, and this RUBP gets converted into an 6-carbonate unstable keto acid which is known as 2-carboxy 3-keto-rubitol 1,5-bisphosphate। उसके बाद वाटर देके इसको हम ब्रेक करते हैं, सेपरेट करते हैं into 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid, 3 molecules of phosphoglyceric, and this is the first stable product of the Calvin cycle. That is the reason कि C3 Calvin cycle is also known as C3 cycle. Thank you.